अगर आप दुनिया का नक्शा देखें तो ग्रीनलैंड एक अजीब जगह दिखाई देता है। आकार में ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, लेकिन जब इसकी आबादी देखते हैं तो तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है। 1 जनवरी 2026 को ग्रीनलैंड की पॉपुलेशन 56,740 थी। इसके बाद 1 अप्रैल 2026 को यह बढ़कर 56,948 हो गई। यानी सिर्फ 3 महीनों में पॉपुलेशन में 208 लोगों की बढ़ोतरी हुई। अब जरा इसकी तुलना इसके आकार से कीजिए। ग्रीनलैंड का कुल एरिया लगभग 2.16 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है। यानी जमीन का आकार इतना बड़ा है कि यह भारत से भी काफी छोटा है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी जगह पर सिर्फ लगभग 57,000 लोग रहते हैं। अगर पूरे 2.16 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया को पॉपुलेशन से डिवाइड करें तो एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी लगभग 0.026 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर निकलती है। यानी एवरेज तौर पर 1 स्क्वायर किलोमीटर में एक व्यक्ति भी नहीं रहता। लेकिन असली सवाल यह है कि इतनी बड़ी जमीन आखिर खाली क्यों है? क्या यहाँ लोग रह नहीं सकते? क्या पूरा ग्रीनलैंड बर्फ से ढका हुआ है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी जियोग्राफिकल वजह है जिसकी वजह से इंसानों ने यहाँ बड़े शहर बसाने की कोशिश ही नहीं की? इसका जवाब समझने के लिए हमें ग्रीनलैंड के नक्शे से शुरुआत करनी होगी। ग्रीनलैंड को दूर से देखने पर यह एक बहुत बड़ा सफेद आइलैंड लगता है और यह इमेज काफी हद तक सही भी है। इसका लगभग 80 से 81% हिस्सा ग्रीनलैंड आइस शीट से ढका हुआ है। यह एक विशाल कॉन्टिनेंटल आइस शीट है जिसकी एवरेज थिकनेस करीब 2.3 किलोमीटर है और कुछ जगहों पर यह लगभग 3 किलोमीटर तक मोटी हो सकती है। यानी इमेजिन कीजिए कि आपके सामने एक पूरा लैंडस्केप है, लेकिन उसके ऊपर पहाड़ों, वैलीज और जमीन की जगह हजारों वर्षों से जमा हुई बर्फ की एक विशाल आइस शीट मौजूद है, जिसमें लगातार स्नोफॉल दबकर और कॉम्पैक्ट होकर आइस में बदलता रहा है। और यही ग्रीनलैंड में बड़े स्केल सेटलमेंट्स के लिए सबसे बड़ी जियोग्राफिकल लिमिटेशंस में से एक है, क्योंकि इंसान को रहने के लिए सिर्फ जमीन नहीं चाहिए, उसे ऐसी जमीन चाहिए जहां घर बनाया जा सके, रोड्स बनाई जा सके, खेती हो सके, पानी और फूड की सप्लाई हो, ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल हो और साल भर नॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटी चल सके। ग्रीनलैंड के इंटीरियर में इन चीजों को करना बेहद मुश्किल है। अगर आप ग्रीनलैंड के सेंट्रल हिस्से की तरफ जाएं तो वहां आपको बड़े शहरों की जगह एक विशाल फ्रोजन लैंडस्केप मिलेगा। यहाँ ना डेंस फॉरेस्ट्स हैं, ना बड़े एग्रीकल्चरल फील्ड्स और ना ही वैसी खुली जमीन जैसी यूरोप, एशिया या नॉर्थ अमेरिका के पॉपुलेटेड रीजन्स में दिखाई देती है। इसलिए ग्रीनलैंड की पॉपुलेशन ने आइलैंड के बीच में बसने के बजाय कोस्टल एरियाज को चुना। और यही वजह है कि अगर आप ग्रीनलैंड का पॉपुलेशन मैप देखें तो आपको एक इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखाई देगा। लगभग सभी बड़े टाउन्स और सेटलमेंट्स कोस्ट लाइन के आसपास हैं। इसका कारण सिर्फ टेम्परेचर नहीं है, असल वजह है समुद्र। ग्रीनलैंड में समुद्र लोगों की जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। फिशिंग यहाँ की इकोनॉमी का इम्पोर्टेंट हिस्सा है और समुद्र से लोगों को फूड के साथ साथ एक जगह से दूसरी जगह जाने का रास्ता भी मिलता है। यही वजह है कि हजारों सालों से लोग ग्रीनलैंड के कोस्टल एरियाज के पास रहना पसंद करते रहे हैं। लेकिन यहाँ एक और सरप्राइजिंग बात है। ग्रीनलैंड के एक शहर से दूसरे शहर तक आप सामान्य कार या ट्रेन से ट्रैवल नहीं कर सकते। ग्रीनलैंड में टाउन्स और सेटलमेंट्स को जोड़ने वाला कोई नेशन वाइड रोड नेटवर्क या रेलवे सिस्टम नहीं है। कुछ जगहों पर लिमिटेड रोड्स मौजूद हैं, जैसे कानगर-लुसुओक और सीसीमीऊट के बीच आर्कटिक सर्कल रोड। लेकिन ज्यादातर टाउन्स के बीच ट्रैवल करने के लिए प्लेन्स, बोट्स और कुछ जगहों पर हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। रिमोट एरियाज में सीजन के हिसाब से स्नो मोबाइल और डॉग स्लेड भी काम आते हैं। अब इसे इमेजिन कीजिए, भारत में अगर कोई शहर दूसरे शहर से 100 या 200 किलोमीटर दूर है तो हाईवे, रेलवे या रोड्स मौजूद होती हैं। लेकिन ग्रीनलैंड के कई टाउन से थोड़ी ही दूरी पर आपको ऐसी विशाल वाइल्डरनेस मिल सकती है जहां आसपास कोई दूसरा बड़ा सेटलमेंट दिखाई नहीं देता। यह सिर्फ इसलिए नहीं है कि ग्रीनलैंड गरीब या अनडेवलप्ड है, यहाँ जियोग्राफी खुद इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ काम करती है। मान लीजिए आपको 2 टाउन्स के बीच रोड बनानी है, लेकिन रास्ते में पहाड़, बर्फीले इलाके, गहरी समुद्री खाड़ियां और पथरीली जमीन जैसी कई प्राकृतिक रुकावटें आती हैं। इसके अलावा यहाँ का बहुत ठंडा मौसम रोड बनाने और उसे पूरे साल ठीक रखने का काम और मुश्किल बना देता है। ऐसे एनवायरनमेंट में हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स की रोड बनाना और फिर उसे पूरे साल मेंटेन करना बेहद एक्सपेंसिव और डिफिकल्ट होगा। इसलिए ग्रीनलैंड ने अपने जियोग्राफी के हिसाब से एक अलग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप किया है। लोग समुद्र के रास्ते जाते हैं, जहां समुद्री रूट पॉसिबल नहीं होता वहां एयरक्राफ्ट काम आता है और छोटे सेटलमेंट्स तक हेलीकॉप्टर्स भी पहुंचते हैं।
यानी ग्रीनलैंड में दूरी सिर्फ किलोमीटर्स में नहीं मापी जाती। यहाँ डिस्टेंस का मतलब है क्या मौसम सही है, क्या सी रूट खुला है, क्या फ्लाइट अवेलेबल है और क्या ट्रांसपोर्टेशन उस इलाके तक पहुंच सकती है। अब सवाल आता है कि आखिर लोग इतनी कठिन जगह पर रहते ही क्यों हैं? इसका जवाब हिस्ट्री में छिपा है। ग्रीनलैंड में इंसानों की प्रेजेंस हजारों साल पुरानी है। अलग अलग आर्कटिक कल्चर्स ने यहाँ की कठोर परिस्थितियों के अनुसार जीवन जीने के तरीके विकसित किए। बाद में नॉर्स सेटलर्स भी यहाँ पहुंचे और ग्रीनलैंड के सदर्न हिस्सों में सेटलमेंट्स बनाए। लेकिन ग्रीनलैंड में रहने का ट्रेडिशनल तरीका यूरोप के किसी एग्रीकल्चरल सोसाइटी जैसा नहीं था। जहाँ समुद्र और आर्कटिक एनवायरनमेंट से मिलने वाले रिसोर्सेज बहुत महत्वपूर्ण थे। फिशिंग, हंटिंग और मरीन एनिमल्स पर डिपेंडेंस ने लोगों को कोस्टल एरियाज के करीब रखा। आज भी ग्रीनलैंड की मॉडर्न इकोनॉमी में फिशिंग का बहुत बड़ा महत्व है। यानी ग्रीनलैंड में सेटलमेंट्स का डेवलपमेंट वहाँ की नेचुरल जियोग्राफी और अवेलेबल रिसोर्सेज के हिसाब से हुआ। कोस्टल लोकेशंस ने फूड, फिशिंग और ट्रांसपोर्टेशन के बेहतर ऑप्शंस उपलब्ध कराए। लेकिन फिर भी एक सवाल बचता है, अगर लगभग 20% हिस्सा आइस शीट से बाहर है तो वहाँ बड़े शहर क्यों नहीं बसाए गए? यहीं ग्रीनलैंड का क्लाइमेट सामने आता है। ग्रीनलैंड आर्कटिक रीजन में स्थित है और यहाँ का क्लाइमेट काफी ठंडा है, खासकर नॉर्दर्न और आइलैंड एरियाज में। वहीं सदर्न और कुछ कोस्टल एरियाज में मौसम कंपैरेटिवली थोड़ा माइल्ड रहता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पूरा ग्रीनलैंड साल भर बर्फ से जमा रहता है। गर्मियों के दौरान कुछ कोस्टल एरियाज में टेम्परेचर काफी ऊपर जा सकता है और साउथ ग्रीनलैंड में छोटे स्तर पर फार्मिंग और शीप फार्मिंग भी होती है। इसलिए ग्रीनलैंड को पूरी तरह बर्फ का रेगिस्तान समझना सही नहीं होगा। असली चैलेंज यह है कि आइस फ्री लैंड भी सीमित है और जहां जमीन खुली है वहां भी अक्सर पहाड़, पथरीली जमीन और गहरी समुद्री खाड़ियां मिलती हैं। फ्लैट लैंड बहुत कम है। कई जगह समुद्र की गहरी खाड़ियां जमीन के अंदर तक चली जाती हैं, जबकि पहाड़ समुद्र के काफी करीब तक पहुंच जाते हैं। यानी ग्रीनलैंड में जमीन मौजूद है, लेकिन हर जगह सिटी बनाने के लिए सुटेबल नहीं है। और यही वजह है कि यहाँ की पॉपुलेशन कुछ खास कोस्टल एरियाज में ज्यादा कंसंट्रेटेड है। अब ग्रीनलैंड की राजधानी नुवुक को देखिए। यहाँ करीब 20,000 लोग रहते हैं। यानी पूरे ग्रीनलैंड की लगभग 57,000 की पॉपुलेशन का 1/3 से ज्यादा हिस्सा इसी शहर में रहता है। बाकी लोग ग्रीनलैंड के अलग अलग कोस्टल टाउन्स और छोटे सेटलमेंट्स में रहते हैं। इसका मतलब ग्रीनलैंड में पॉपुलेशन सिर्फ कम ही नहीं है, बल्कि बहुत अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड भी है। कुछ जगहों पर हजारों लोग रहते हैं, जबकि कई बड़े एरियाज में बहुत कम या बिल्कुल कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं है। और यही वजह है कि ग्रीनलैंड दुनिया के सबसे कम आबादी वाले इलाकों में से एक है। लेकिन अब कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा शुरू होता है। ग्रीनलैंड का खाली होना केवल आज की समस्या नहीं है, यह उसकी जियोग्राफी की बहुत पुरानी कहानी है। जब आप किसी कॉन्टिनेंट या आइलैंड को देखते हैं तो आमतौर पर पॉपुलेशन वहीं बढ़ती है जहां 3 चीजें मिलती हैं: फूड, वाटर और ट्रांसपोर्टेशन। ग्रीनलैंड में फ्रेश वाटर की कमी नहीं है। उल्टा ग्रीनलैंड आइस शीट में पृथ्वी के फ्रेश वाटर का लगभग 8% जमा है, लेकिन यह फ्रेश वाटर ज्यादातर बर्फ के रूप में मौजूद है। इसलिए इसका होना और इसे आसानी से इस्तेमाल कर पाना 2 अलग बातें हैं। हैरानी की बात यह है कि इतना फ्रेश वाटर होने के बावजूद उसे आसानी से इस्तेमाल करना आसान नहीं है। ग्रीनलैंड के इंटीरियर में फ्रेश वाटर बर्फ के रूप में मौजूद है, लेकिन वहां मोटी आइस शीट के ऊपर सीधे जाकर बड़े स्तर पर खेती शुरू करना प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि वहां जमीन के ऊपर कई किलोमीटर मोटी बर्फ हो सकती है और जहां जमीन खुली है वहां भी क्लाइमेट खेती के लिए ज्यादा सही नहीं है। इसलिए ग्रीनलैंड में पॉपुलेशन का मुख्य केंद्र कोस्ट लाइन ही बना रहा। अब इमेजिन कीजिए कि आप ग्रीनलैंड के किसी छोटे सेटलमेंट में रहते हैं। आपके घर के बाहर कोई बड़ा हाईवे नहीं है। आपका सुपरमार्केट भी किसी बड़े शहर की तरह हाईवे के किनारे दूर नहीं है। यहाँ फूड और दूसरी जरूरी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने का पूरा सिस्टम काफी हद तक समुद्र और एयर ट्रांसपोर्ट पर निर्भर हो सकता है। फूड, मशीनरी, कंस्ट्रक्शन मटेरियल और दूसरी जरूरी चीजें बाहर से लानी पड़ती हैं। ग्रीनलैंड लगभग हर तरह की चीज खुद प्रोड्यूस नहीं करता। इसकी जियोग्राफी और क्लाइमेट की वजह से ग्रीनलैंड की रिमोट जियोग्राफी और लिमिटेड लोकल प्रोडक्शन की वजह से कई फूड प्रोडक्ट्स, मशीनरी और कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के लिए इंपोर्ट्स पर काफी निर्भरता है, जबकि फिशिंग और सी फूड इकोनॉमी के प्रमुख हिस्से हैं। यही वजह है कि ग्रीनलैंड में पॉपुलेशन बढ़ाने की नेचुरल कंडीशंस बहुत मजबूत नहीं है। अगर किसी जगह पर खेती सीमित हो, इंडस्ट्री के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंसिव हो, ट्रांसपोर्टेशन डिफिकल्ट हो और क्लाइमेट हार्श हो, तो नेचुरली वहां बड़ी नंबर्स में पॉपुलेशन अट्रैक्ट करना मुश्किल होता है। अब यहाँ एक और फैक्टर जोड़िए, आइसोलेशन। ग्रीनलैंड नॉर्थ अटलांटिक और आर्कटिक के बीच स्थित है। इसके नियरेस्ट पॉपुलेटेड रीजन्स भी काफी दूर हैं।
यूरोप से यहाँ पहुंचना आसान नहीं था, खासकर मॉडर्न एविएशन से पहले। यह जियोग्राफिक आइसोलेशन भी ग्रीनलैंड की पॉपुलेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण फैक्टर रहा है। लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने इस आइसोलेशन को पूरी तरह खत्म नहीं किया है। आज एयरक्राफ्ट ग्रीनलैंड को दुनिया से जोड़ते हैं, शिप्स और बोट्स कोस्टल कम्युनिटीज को कनेक्ट करते हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन ने कम्युनिकेशन आसान कर दिया है। फिर भी ज्योग्राफी नहीं बदली, आइस शीट अभी भी वही है, माउंटेन्स अभी भी वही हैं। समुद्र की गहरी और लंबी खाड़ियां आज भी कोस्ट लाइन को कई जगहों से काटती हुई अंदर तक जाती हैं। और आज भी ग्रीनलैंड में टाउन्स को जोड़ने वाला कोई बड़ा और फैला हुआ रोड नेटवर्क नहीं है। कुछ लिमिटेड इंटर टाउन रोड्स मौजूद हैं, लेकिन अधिकांश कम्युनिटीज अब भी सी और एयर कनेक्शंस पर निर्भर हैं। यानी टेक्नोलॉजी ने ग्रीनलैंड में मॉडर्न लाइफ और ट्रांसपोर्टेशन को काफी आसान बनाया है, लेकिन उसकी बेसिक जियोग्राफी और हर्ष क्लाइमेट अब भी लार्ज स्केल पॉपुलेशन ग्रोथ को सीमित करते हैं। और यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ग्रीनलैंड खाली इसलिए नहीं है क्योंकि इंसान यहाँ रह नहीं सकता। ग्रीनलैंड में बहुत कम लोग रहते हैं क्योंकि इसका बहुत बड़ा हिस्सा इंसानों के रहने के लिए सूटेबल नहीं है, जबकि बाकी इनहैबिटेड एरियाज में क्लाइमेट, टेरेन और ट्रांसपोर्टेशन की वजह से लिविंग और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट्स ज्यादा हैं। अब क्लाइमेट चेंज इस पूरी कहानी में एक नया चैप्टर जोड़ रहा है। ग्रीनलैंड आइस शीट लगातार सैटेलाइट ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेशंस से मॉनिटर की जा रही है। नासा के अनुसार 2002 के बाद से ग्रीनलैंड आइस शीट लगातार मास लॉस कर रही है और वार्मिंग एटमॉस्फेयर तथा ओशन टेम्परेचर्स इसके आइस लॉस को प्रभावित कर रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि ग्रीनलैंड जल्द ही बर्फ से खाली हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्रीनलैंड आइस शीट इतनी विशाल है कि इसका पूरा डिसअपीयरेंस शॉर्ट टर्म इवेंट नहीं है। लेकिन क्लाइमेट चेंज ग्रीनलैंड के कोस्टल एनवायरनमेंट को बदल रहा है। कुछ कोस्टल एरियाज में ग्लेशियर्स पीछे हटने के कारण नई जमीन और वाटर चैनल्स सामने आ रहे हैं। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि ये एरियाज तुरंत ह्यूमन सेटलमेंट के लिए सूटेबल हो जाते हैं। मेल्ट वाटर और बदलती ओशन कंडीशंस लोकल इकोसिस्टम्स को भी प्रभावित कर रही हैं। और यही फ्यूचर का एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर ग्रीनलैंड में आइस शीट और ग्लेशियर्स पीछे हटते हैं तो क्या यहाँ ज्यादा लोग रहने लगेंगे? इसका जवाब इतना सिंपल नहीं है। नई जमीन रॉकी हो सकती है, क्लाइमेट फिर भी कोल्ड रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना एक्सपेंसिव होगा और कई रिमोट एरियाज तक पहुंचना मुश्किल रहेगा। इसलिए सिर्फ बर्फ के पीछे हटने से वहां बड़ी सिटीज, फार्म्स या हाईवेज अपने आप नहीं बन जाएंगे। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज ग्रीनलैंड के लिए सिर्फ अपॉर्चुनिटीज नहीं बल्कि रिस्क्स भी लेकर आता है। ग्लेशियर मेल्टिंग, बदलती सी कंडीशंस और एक्सट्रीम वेदर लोकल कम्युनिटीज के लिए नई चैलेंजेस पैदा कर सकते हैं। इसलिए ग्रीनलैंड की कहानी सिर्फ एक खाली आइलैंड की कहानी नहीं है। यह एक ऐसी जगह की कहानी है जहां जियोग्राफी ने इंसानों की पूरी सिविलाइजेशन का शेप तय किया है। जहां पॉपुलेशन को अपनी इच्छा के अनुसार फैलने की आजादी नहीं मिली। लोगों ने वही जगह चुनी जहां समुद्र एक्सेसिबल था, जहां सेटलमेंट बनाना पॉसिबल था और जहां फूड तथा ट्रांसपोर्टेशन की बेहतर संभावना थी। और शायद यही वजह है कि ग्रीनलैंड का मैप इतना अनयूजुअल दिखाई देता है। एक तरफ लगभग 2.16 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का विशाल ग्रीनलैंड और दूसरी तरफ सिर्फ करीब 57,000 लोग। सैटेलाइट इमेज में यह जगह लगभग खाली दिखाई देती है, लेकिन इसके पीछे की कहानी सिर्फ बर्फ की नहीं है। ग्रीनलैंड में रहने वाले लोगों ने हजारों सालों में यहाँ के मौसम और एनवायरनमेंट के हिसाब से अपनी जिंदगी को ढाला है। आज भी छोटे टाउन्स में लोग काम करते हैं, स्कूल्स जाते हैं, फिशिंग करते हैं और अपनी कम्युनिटीज चलाते हैं। इसलिए अगर कोई पूछे कि ग्रीनलैंड इतना खाली क्यों है, तो इसका जवाब सिर्फ इतना नहीं है कि यहाँ बहुत ज्यादा बर्फ है। इसकी पूरी कहानी क्लाइमेट, जियोग्राफी, लिमिटेड हैबिटेबल लैंड और आइसोलेशन से जुड़ी हुई है। यही वजह है कि ग्रीनलैंड का मैप इतना अनयूजुअल दिखाई देता है। इतनी बड़ी जमीन होने के बावजूद यहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है और लोग आइलैंड के कुछ खास हिस्सों में ही बसे हुए हैं। ग्रीनलैंड हमें यह दिखाता है कि सिर्फ जमीन का बड़ा होना किसी जगह को बड़ी पॉपुलेशन के लिए सूटेबल नहीं बनाता। किसी जगह पर कितने लोग रह सकते हैं ये वहाँ की जमीन, क्लाइमेट, रिसोर्सेस और जियोग्राफी मिलकर तय करते हैं। और शायद यही ग्रीनलैंड की सबसे इंटरेस्टिंग बात है। दुनिया के सबसे बड़े आइलैंड्स में से एक, लेकिन इतनी छोटी पॉपुलेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।